हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 5 है। तो जो आज की क्लास है आपकी वो कम्युनिकेशन यूनिट पे बेस्ड है। यूनिट 4 हम कर रहे हैं पेपर कोड 1 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। तो पहला टॉपिक है आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन होता क्या है? तो आपको ये जो वर्ड है इंटरकल्चरल, इसको समझना है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन एंड कल्चरल का मतलब होता है कल्चर्स। तो डिफरेंट टाइप की संस्कृति में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन ज़्यादातर हमारी सोसाइटीज़ में होते हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकते हैं। मतलब जहाँ पर भी आप एक से ज़्यादा कल्चर के लोग एक साथ आकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनको उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमें पता है कि जब हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो ये सारा कुछ आपका इस टॉपिक में कवर होता है। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है, जो मैंने बेसिक वीडियोज़ में आपको दिया था, प्रोवाइड किया था। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, और इसको आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो इस नेम में दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। इज़ अ डिसिप्लिन दैट स्टडीज कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोशल ग्रुप्स और हाउ कल्चर अफेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? हम एक तो ये चीज़ पढ़ते हैं कि किस तरीके से दो डिफरेंट कल्चर के लोग या एक से ज़्यादा कल्चर के लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, फिर चाहे वो कल्चर्स के लोग हों चाहे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग हों। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हैं जहाँ पर और भी कल्चर के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे अगर आप दूसरों से इंटरकल्चरली उनसे कम्युनिकेट करेंगे और जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनसे भी अगर आप बातचीत करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको एडजस्ट करने में हेल्प होगी, उनको एडजस्ट करने में हेल्प होगी। इससे एक हेल्दी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इनकरेज करेगा ये एक हेल्दी कम्युनिकेशन को। और इसके साथ साथ जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगी लोगों को। तो ये हम चाहे हम अपनी सोसाइटी पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की, तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, आपने वीडियोस देखे हुए हैं, तो अब आपको यहाँ पे रिकॉल करना है कि मैंने कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए एम्बिग्विटी टॉलरेंस होता है कि मतलब कोई भी तरीके की एम्बिग्विटी सिचुएशन जो होती है, एम्बिगुअस सिचुएशन को टॉलरेट कर सकते हैं हम अगर हमें कल्चरल नॉलेज होगी, अगर हम कल्चर के लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बात करेंगे। उसके साथ साथ ओपननेस इंक्रीज होती है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर आता है लोगों के अंदर, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ती है और एम्पैथी भी बढ़ती है। तो इस तरीके के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है मेन प्रॉब्लम्स इन इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। जब हम अपने कल्चर से डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बातचीत करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं? तो सबसे पहले तो लैंग्वेज। हो सकता है कि जो पर्सन है वो डिफरेंट कल्चर का है और उसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो सबसे पहला जो बैरियर होता है वो होता है लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद आपका आता है कल्चरल डाइवर्सिटी। हर एक कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप देखें कि इंडियन कल्चर जो है हमारा, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है वेस्टर्न कल्चर से। तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है वो हमारे कल्चर में, मतलब डिफरेंट कल्चर्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपस में हमें बातचीत करने में दिक्कत आती है। उसके अलावा एथनोसेंट्रिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखना है। एथनोसेंट्रिज्म, इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपने ही कल्चर में रहते हो। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कहीं फॉरेन में ट्रैवल करते हो और आप जाते हो बाहर, तो वहाँ पे आप उन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हो जो कि आपके खुद के कल्चर के हैं। मतलब अगर आपने इंडियन देखा तो आप इंडियन से ही बात करोगे, या आपने कोई एशियन देख लिया तो आपने एशियन से बात करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर, और ये एक टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है जो सबके अंदर होती है। तो ये जो हमारा एथनोसेंट्रिज्म है ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन भी किस तरीके से हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में।
ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ग्रुप कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेट करते हैं और एक से मतलब दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते हैं, स्किल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। तो नॉर्मल आपको पता होगा कि ग्रुप कम्युनिकेशन होता क्या है। दो लोग, जब दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की? इसमें क्या होता है कि हम जब ग्रुप में बात करते हैं तो हम उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा जब हम ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं तो उससे बहुत सारे सोशल चेंजेस भी हम ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग कुछ और है, कुछ ऐसे हैं जिनकी थिंकिंग कुछ और है। तो आप उनको परसुएट कर सकते हैं, उनकी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन के। इसी तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा जो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा रह जाए जिससे वो बात नहीं कर पाएँ, या सबसे बात करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में ये इनएफिशिएंट भी हो जाता है। जब आप चाहते हैं कि तुरंत आपको रिजल्ट मिले और आप ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं तो तुरंत रिजल्ट मिलना बहुत टफ हो जाता है। इसके अलावा इनबैलेंस भी होता है। अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं, उनके स्टेटस में बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है तो भी वो आपस में कम्युनिकेट करना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं ग्रुप कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन की। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन मतलब वो सारा कम्युनिकेशन जो कि आपके किसी एक क्लासरूम सेटिंग में होता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो उस सबको हम क्लासरूम कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये ग्रुप सिचुएशन में होता है। टीचर्स बात करते हैं, स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बेसिक कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन है आपका। इसको डिटेल में मैंने वीडियो प्रोवाइड की है तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 वे कम्युनिकेशन होता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा 1 वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। देखिए, जब हम टीचर सेंट्रिक क्लासरूम की बात करते थे तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो होता था वो 1 वे कम्युनिकेशन होता था। बट आज के टाइम पे हम स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम की बात करते हैं तो इट मीन्स जो कम्युनिकेशन होगा आपका वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। देन क्लास साइज एंड कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किस तरीके का साइज़ है क्लास का, क्या लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। देन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी कम्युनिकेशन होता है। मतलब टीचर 1 to 1 स्टूडेंट से भी बात कर सकता है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से भी बात कर सकता है। तो वहाँ पे इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि टीचर एक कुछ पर्टिकुलर बच्चों का एक छोटे सी टीम बनाकर उनसे बात करे, उनको इंस्ट्रक्शंस दे, या हो सकता है कि पूरी क्लास को एज अ होल वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे। तो ये आपके कुछ बेसिक फीचर्स हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट आपका आता है यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये टॉपिक जो आपका है, ये जितनी भी मैंने आपको, जब मैं यूनिट 1 की क्लासेस करा रही थी तो उस टाइम पे मैंने जितनी भी आपको आप कह सकते हैं कि जितने भी मैंने आपको इनिशिएटिव्स बताए थे कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं या बहुत सारी ऐसी एड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्लास में, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे आएगा। मतलब कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी के टूल्स होंगे जो कि हम क्लासरूम में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, OHP जिसको हम बोलते हैं, ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज हो गए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हो गई। और ज़्यादा मॉडर्न वे में अगर हम आए, ICT बेस्ड क्लासेस की अगर हम बात करें तो उसमें वर्चुअल रियलिटी हो गई, आपकी ऐप बेस्ड टीचिंग हो गई, और ये डिफरेंट टाइप की जो ऑनलाइन बेस्ड टीचिंग हो गई। तो इस तरीके की जो डिफरेंट टीचिंग्स हैं, ये आपके सारा कुछ आपका जिसके थ्रू, जिस भी कम्युनिकेशन के थ्रू हम ICT के थ्रू हम क्लासरूम में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्लानिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन। किस तरीके से क्लासरूम कम्युनिकेशन को प्लान किया जाता है? तो सबसे पहले जो टीचर का रोल होता है उसको डिफाइन किया जाता है कि टीचर का क्या रोल होगा, क्या उसको पढ़ाना है। देन हम डिज़ाइन करते हैं प्रेजेंटेशन को, जो भी हमारा एक पर्टिकुलर, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं या जो भी नॉलेज हम इम्पार्ट करने वाले हैं, वो सारी नॉलेज को हम डिज़ाइन करते हैं और उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके साथ साथ हमें एक प्रॉपर क्लासरूम कल्चर को भी डेवलप करना होता है। मतलब बीइंग अ टीचर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे प्रॉपरली ओपन तरीके से इंटरेक्ट कर पाएँ, उनको किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी सिचुएशन में वो हेजिटेट ना करें और वहाँ पे प्रॉपरली आपके मतलब आपसे वो बात कर
करके अपने जो भी उनकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप इजीली उनको सॉल्व करें और वो वहाँ पे आपसे बोल पाएँ। देन जो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो भी हमें डेवलप करनी होती है लर्नर्स की, जैसे हम डिस्कशंस के थ्रू या क्लासरूम प्रेजेंटेशंस के थ्रू या डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। देन आपका आता है क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, किस तरीके से हम लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेटरी अप्रोच होनी चाहिए टीचर की। क्लासरूम कम्युनिकेशन में हमेशा टीचर्स को कोशिश करना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करें। ऐसा ना हो कि आप एक ऑटोक्रेटिक टीचर बन जाएं और वहाँ पे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। उसके अलावा एम्पैथी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अप्रिसिएशन चाहिए होता है एंड पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कंसिडर करना जब आप लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हो। इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब देखिए, मैं यहाँ पे डिटेल में आपको हर एक बैरियर के बारे में नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको मतलब जो एक बेसिक है हर एक बैरियर का जो ब्रीफ है वो मैं यहाँ पे दे दूंगी। डिटेल में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियोज़ में मैंने दिया है। तो पहला है आपका सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। वो सारे बैरियर्स जो कि किसी लैंग्वेज के द्वारा क्रिएट होते हैं, मतलब कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉल्टी है, जो सामने वाला पर्सन है वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, आपकी लैंग्वेज कुछ और है, सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज कुछ और है। तो ये सारे बैरियर्स जो क्रिएट होते हैं लैंग्वेज की वजह से, उनको हम सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडिविजुअल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल बैरियर। तो देखिए, वो सारे बैरियर जो हमारी थिंकिंग, माइंडसेट, इमोशंस की वजह से क्रिएट होते हैं, किसी पर्सन के इमोशंस की वजह से क्रिएट होते हैं, साइकोलॉजिकल थिंकिंग की वजह से क्रिएट होते हैं, उनको हम इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी जो एक प्रॉपर थिंकिंग है, मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो उसी के ऊपर बेस्ड होगा। अगर आपकी थिंकिंग कुछ और है तो हमारा और आपकी जो कम्युनिकेशन होगा वो आपस में मैच नहीं करेगा। देन आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो भी बैरियर्स यहाँ पे कवर किए हैं ये आपके सारे टाइप मतलब बैरियर्स हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग हेड्स में इसको नहीं कवर किया है। तो आपको इससे क्या होगा, आपको इससे सारे बैरियर्स के बारे में पता चल जाएगा और डिटेल में अगर आपको देखना है तो वो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया है। ओके, देन आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि वो सारे बैरियर्स जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट हो, जैसे कि सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट को से बहुत ज़्यादा अच्छे वे में बात नहीं करता है, या जो सबॉर्डिनेट है वो सुपीरियर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ की वजह से क्रिएट हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारे बैरियर्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होंगे। देन आपका आता है क्रॉस कल्चरल या फिर ज्योग्राफिक बैरियर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो इंटर कल्चरल आपकी थिंकिंग होती है, जो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है कि क्रॉस कल्चरल जो बातें होती है, कल्चर की वजह से जब भी कोई बाउंड्री क्रिएट होती है या जोग्राफिक लोकेशन की वजह से जब भी बाउंड्री क्रिएट होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई यूएस का पर्सन है और आप इंडिया के हैं, तो फिर आपके और उसके बीच में जो बातचीत की वजह से गैप क्रिएट हो रहा है वो जोग्राफिक बाउंड्री की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके के जो बैरियर्स होते हैं या कल्चर की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, इस तरीके के बैरियर्स को हम क्रॉस कल्चरल या फिर जोग्राफिक बैरियर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स में भी आपका इंडिविजुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स ही आएंगे, जो कि किसी पर्सन की थिंकिंग की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी बिलीव्स की वजह से क्रिएट होता हो। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल चैनल या फिर मीडिया बैरियर। फिजिकल चैनल या मीडिया बैरियर में जो भी आप चैनल, जिस चैनल के थ्रू आप अपनी मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो मीडिया की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको हम फिजिकल चैनल या फिर मीडिया बैरियर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने टेलीफोन से बात किया बट टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका मीडिया बैरियर होगा। देन आपका आता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर। जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, उस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी बैरियर जैसे क्रिएट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं या आप कंप्यूटर या कोई ऑनलाइन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और जो सामने वाला पर्सन है उसको वो यूज़ करना नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज़ करके किसी से बात कर रहे हैं बट जो पर्सन है उसको व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होगा। तो ये आपके बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के। यहाँ से एक मतलब क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। देखिए, आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि मास मीडिया से आएंगे, जो कि आपका न्यू टॉपिक है, और जो 3 क्वेश्चन है आपके वो आपके ओल्ड टॉपिक से आएंगे। तो यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं कि बैरियर टू कम्युनिकेशन से आपका एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसलिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आप इजी मतलब याद कर लीजिएगा और इसको क्लियर कर लीजिएगा।
देन आपका आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे हम कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो कंस्ट्रक्टिव हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल हम यूज़ करें, हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि हमारी थिंकिंग की वजह से हमारा कम्युनिकेशन ना इफेक्ट हो। सिंपल लैंग्वेज का हमें यूज़ करना चाहिए, बहुत ही जार्गन या फिर टेक्निकल टर्म्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्री फ्लो में पास ऑन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर की वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो पा रही, तो फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो मास मीडिया एंड सोसाइटी है। मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो 2 क्वेश्चन को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आएगा जो आपका बेसिक मास मीडिया एंड सोसाइटी के टॉपिक से रिलेटेड होगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका सेकंड क्वेश्चन, वो आपका कुछ ऐसा आ सकता है जो आपका रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड हो। मतलब मास मीडिया जैसे कोई भी वो पर्टिकुलर जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जैसे कोई मास मीडिया का कोई मतलब एग्जाम्पल है, उससे बेस्ड वो कोई सिचुएशन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के बारे में पूछ लिया, या फिर कोई टीवी के चैनल के बारे में पूछ लिया, या कोई नेटवर्क के बारे में पूछ लिया। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपने बेसिक्स वीडियो देखी है और आपने ये वीडियो देखी है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपका, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो ये बेस करता है कि आपको कितनी नॉलेज है मास मीडिया के बारे में और आप कितने ज़्यादा अपडेटेड हैं। तो अगर आपने आज मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो सेकंड क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट अगर आपने पूरा पढ़ा है, कम्युनिकेशन की क्लासेस आपने पूरी पढ़ी है, तो 4 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म्ड है। एक जो 1 ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपका लक पे बेस्ड करता है। हो सकता है उसका आंसर आपको पता भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन टफ लगे, आप ना कर पाएँ। ओके, तो मास मीडिया एंड सोसाइटी क्या है। देखिए, मास मीडिया एंड सोसाइटी में कोई भी कम्युनिकेशन जो हम मास ऑडियंस के साथ करते हैं उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। और वो मीडिया जो भी हम चैनल यूज़ करते हैं उस कम्युनिकेशन को करने के लिए उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। सोसाइटी का यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि उस मास मीडिया का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, वो आपका मास मीडिया एंड सोसाइटी में आता है। मास कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस वेयर बाय मास प्रोड्यूस्ड मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड टू लार्ज एनोनिमस एंड हेट्रोजीनियस मासेस ऑफ रिसीवर। मास कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज, जो कि मैसेज हमने बहुत मास में प्रोड्यूस किया है, बहुत ज़्यादा मैसेज है हमारे पास, उनको हम ट्रांसमिट करते हैं एक लार्ज मतलब बहुत बड़ी, एनोनिमस मतलब जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, और हेट्रोजीनियस मतलब जिनका कंपोजिशन आपको नहीं पता है, वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो आपके रिसीवर्स होते हैं, उसको हम मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं मास कम्युनिकेशन के, तो लार्ज ऑडियंस होती है, फेयरली अनडिफरेंशिएटेड ऑडियंस कंपोजिशन होता है, सम फॉर्म ऑफ मैसेज रिप्रोडक्शन होता है, एंड रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी होती है, लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर होता है। अब आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चैनल है, कोई भी मीडिया है, आप उसको कैसे बोलेंगे कि ये मास कम्युनिकेशन है, या किसी भी कम्युनिकेशन को आप मास कम्युनिकेशन कैसे बताएंगे। अगर ये सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं तो वो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो मास कम्युनिकेशन होगा। जैसे लार्ज मीडिया होना चाहिए, बहुत सारे लार्ज ऑडियंस होनी चाहिए आपके पास। देन जो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, ऑडियंस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि आप में बूढ़े सुन रहे हैं, आपके मैसेज बड़े सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो मैसेज होता है वो रिप्रोडक्शन उसमें कहीं ना कहीं होती है, मतलब बार बार उसको रिपीटेटिव नेचर में होता है। देन रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिलीवरी होती है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड करी, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो क्या हो रहा है, बहुत जल्दी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एंड डिलीवरी हो रही है। उसके साथ साथ लो कॉस्ट टू द कंज्यूमर के ऊपर उसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है। जैसे यूट्यूब का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो ये क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ज़्यादा अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो आपका सिर्फ डेटा इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, तो उसके जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट होती है टू द कंज्यूमर। देन इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मैसेज टूवर्ड्स रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस गाइडेंस ऑडियंस होती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात करी ली, जो आपके फीचर्स होंगे वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। नेक्स्ट होगा ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली, नो प्राइवेसी, कोई भी प्राइवेसी वहाँ पे नहीं होती है, पब्लिकली मैसेज को ट्रांसमिट किया जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इमीडिएट कंजम्पशन के लिए होता है। जैसे ऐड, मान लीजिए टीवी में आया 7 सेकंड का ऐड है, आपने देख लिया, हाँ ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और इमीडिएट उसका कंजम्पशन वहीं पे हो जाता है। इन्फॉर्मेशन के लिए है वो, तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई। देन फीडबैक जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। उस ऐड को देख के उनकी अगर सेल इंक्रीज होती है तो ये उनका फीडबैक होगा कि उनका ऐड
सक्सेसफुल रहा, बट कोई ऑडियंस जाके उनको फ़ोन करके ये नहीं बताएगा कि हाँ आपका ऐड मैंने देखा, आपका ऐड बहुत ज़्यादा अच्छा था। नॉन एग्जिस्टेंस होता है या फिर डिले हो जाता है उसमें। कॉस्ट पर एक्सपोजर जो होता है पर इंडिविजुअल इज़ मिनिमम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। देन सोर्स बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस। ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो एड्स बनाए जाते हैं, जो इस तरीके के मैसेज दिए जाते हैं, वो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस के होता है या फिर इंस्टीट्यूशंस उसको करते हैं। मोस्टली ये वन वे होता है, फीडबैक इसमें पॉसिबल नहीं होता है। टाइप्स ऑफ मास मीडिया क्या क्या हो सकते हैं मास मीडिया? ट्रेडिशनल मास मीडिया में आपके फोक डांस हो गए, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया। जैसे हमें पता है कि पहले क्या होता था, मास मीडिया मतलब लोगों को अगर मैसेज पहुंचाने होते थे तो लोग उसको गानों के थ्रू पहुंचाते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, प्ले करते थे, या कोई आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स बनाते थे। तो ये आपके क्या थे, ये ट्रेडिशनल मीडिया था। उसके बाद आपका प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, फिर नेक्स्ट आपका आता है मैगजीन्स हो गई। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए। अब जो नया है, एकदम नया है, जिसके बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ना है, वो आपका न्यू मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया और अदर प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हो गई, ट्विटर हो गया, जिसके थ्रू हमें न्यूज़ मिलते हैं या हमें मैसेजेस मिलते हैं। सोशल मीडिया हो गया, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल मीडिया हो गई। न्यू मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो भी जिस तरीके से आप मैसेज को मतलब रिसीव करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी न्यू मीडिया में आती हैं। फंक्शंस की अब हम बात करेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं मास मीडिया के। तो पहली जो बात है वो है इन्फॉर्मेशन देना एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, सोशलाइज करना, लोगों को सोसाइटी के बारे में बताना, उनको सभ्य बनाना, उनको सभ्यता उन तक पहुंचानी, ये सारी चीज़, ये भी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, पॉलिटिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करना, कल्चरल ट्रांसमिशन करना, कल्चर को पहुंचाना डिफरेंट तरह के लोगों को। जैसे हमने एड्स देख देख के सीख लिया कि हाँ हमें पिज़्ज़ा खाना है या इस तरीके की, तो ये क्या है, ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन है। क्या हम पहले पिज़्ज़ा खाते थे बहुत सालों पहले? नहीं, ऑफकोर्स हमारे कल्चर का ये पार्ट नहीं है, वो इटालियन कल्चर का पार्ट था, बट हमने इसको कहीं ना कहीं हमने इसको अपने अंदर मतलब इम्प्लीमेंट किया। तो ये ट्रांसमिशन कैसे हुआ? ये मास मीडिया के थ्रू हुआ। देन कैटलिस्ट टू डेवलपमेंट, और इसके थ्रू बहुत सारे डेवलपमेंट भी होते हैं। जैसे पहले हम देखते थे मूवीज़, बहुत पहले तो हॉलीवुड मूवीज़ अगर हम देखते थे तो उसमें क्या होता था कि हमें दिखते थे कि वहाँ पे कितनी अच्छी कितने अच्छा वहाँ का डेवलपमेंट हो रखा है। तो उस डेवलपमेंट को देखकर ही इंडिया में लोगों ने उस तरीके के डेवलपमेंट की मांग करी। तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मास मीडिया कैटलिस्ट की तरीके से भी एक्ट करता है, डेवलपमेंट को भी ये इंक्रीज करता है। फिर हम बात करेंगे रोल ऑफ मास मीडिया इन सोसाइटी। मास मीडिया में क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर? तो इस पे देखिए बहुत सारे आपको एसेज मिल जाएंगे नेट पे और बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। मास मीडिया का जितना भी आप सोच सकते हैं कि सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है एंड क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारा आपका रोल ऑफ मास मीडिया में आएगा। अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है, पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपकी थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को देखते हो। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को उसमें इम्प्लीमेंट करना है और फिर क्वेश्चन को आंसर करना है। नेक्स्ट आपका आता है मास मीडिया इफेक्ट्स थ्योरी। देखिए थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो इस बार हो सकता है थ्योरीज के बारे में ना पूछा जाए, क्योंकि ये पहला एग्जाम होगा इस सब्जेक्ट को मतलब इस सिलेबस को चेंज होने पे, तो इसलिए हो सकता है थ्योरीज का पार्ट ना आए। फिर भी मैंने आपको थ्योरीज कवर करवाया था। तो पहला है आपका लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, दूसरा आपका क्लास डोमिनेंट थ्योरी एंड लास्ट है आपका कल्चरिस्ट थ्योरी। लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी में जो इसको सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं कि मास मीडिया का जो इफेक्ट होता है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। क्लास डोमिनेंट थ्योरी वाले बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एलीट सेक्टर होता है, कुछ लोग का ग्रुप होता है, वही इस मास मीडिया को मतलब डोमिनेट करते हैं, वही इस मास मीडिया में उनका ही कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूज़ रूम जो है या न्यूज़ हाउसेस जो हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियंस के ही होते हैं। तो इस तरीके की जो थिंकिंग रखते हैं उनको क्लास डोमिनेंट थ्योरी का पार्ट मानते हैं। देन आपका आता है द कल्चरिस्ट थ्योरी। कल्चरिस्ट थ्योरी वाले मानते हैं कि मास मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मास मीडिया के थ्रू डिफरेंट टाइप के कल्चर्स फॉर्म होते हैं और कल्चर्स को चेंज करने का काम भी मास मीडिया का ही होता है। तो ये आपके मास मीडिया की 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। तो मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया, डिटेल में अगर आपको देखना है तो बेसिक वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए। देन आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? तो परवेसिवनेस होता है इसमें मास मीडिया में। मास कम्युनिकेशन जो होता है वो बताता है लोगों को, मास मीडिया एंटरटेन करता है, मास मीडिया परसुएट करता है, मास मीडिया लोगों को बाइंड करता है। तो जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो मास मीडिया के थ्रू फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाता है मास मीडिया, लोग अपने आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, आत्म केंद्रित हो जाते हैं, सिर्फ अपने आप से उस चीज़ों को देख सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं।
फिर मास मीडिया के जो कंटेंट होते हैं कई बार चिल्ड्रंस के लिए नहीं सूटेबल होते हैं, रेप्यूटेशन जो होते हैं वो र्यून करती है, बहुत लोगों की रेप्यूटेशन से ख़राब हो जाती है मास मीडिया के थ्रू, पर्सनल इंजरी भी लग जाती है स्टंट करते वक्त, बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कई बार इसमें ड्रग्स एंड अल्कोहल को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज दिखाया जाता है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के डिसएडवांटेजेस है मास मीडिया के, इनके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, और प्लस अगर आप सोचेंगे खुद से तो आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मास मीडिया में मिल जाएंगे, तो इसमें आपको सिर्फ सोचना है। अब मैं आपको कवर करने वाली हूँ 10 क्वेश्चंस जो इस पे बेस्ड हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, मैं क्वेश्चंस बोलूँगी और आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। मैं तुरंत ही आंसर बोल दूंगी, तो इसलिए वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा आंसर देते वक्त। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एज पर न्यूमैन एंड समर कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आइदर आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, उसके लिए मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस दिए थे आपको, वो डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिए एक बार। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ जाए, और हो सकता है इस तरीके के इजी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको आंसर पता हो। तो इसमें बोला है फैक्ट्स, ओपिनियन एंड इमोशंस, तो एंड ऑप्शन में ऑल ऑफ अबव भी है, तो ज़्यादातर ये पॉसिबिलिटी है कि इसका राइट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स। इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जो अच्छा तरीका नहीं है अगर आप विलेजर्स में कम्युनिकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो या लिटरेसी की बात करना चाहते हैं उनसे, तो क्या होगा। तो पहला है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन, दूसरा है आपका रीडिंग एंड राइटिंग, तीसरा है आपका प्रोवाइडिंग मटेरियल ऑन टीवी एंड फिल्म प्रोजेक्टर, एंड ऑप्शन डी है आपका लार्ज ग्रुप डिस्कशन। जो विलेजर्स हैं उनको आप लिटरेसी प्रमोट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे इलिटरेट ज़्यादा हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग आपका करेक्ट वे नहीं होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव। इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑप्शंस देखिए, मैं आपको राइट आंसर बताने जा रही हूँ। तो राइट आंसर है आपका डी, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होती है उसी हिसाब से हम मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करते हैं, इसको हम अपने आप से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन कम्युनिकेशन टाइम इन स्कूल और कॉलेज। स्कूल और कॉलेज में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शेयर ऑफ कम्युनिकेशन किस चीज़ का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, दैट इज लिसनिंग। ज़्यादातर टाइम अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज और स्कूल में जाते हैं, वो वहाँ पे सुनने जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उनको दी जाती है, और उनका क्या काम होता है, वो दे एक्ट एज अ रिसीवर, तो वहाँ पे वो बोलते नहीं हैं बल्कि सुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेरी कर सकते हैं कि मैम ये आप जो बोल रही हैं अगर स्टूडेंट सेंट्रिक होगा तो कैसा होगा। तो देखिए आपको हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो अब आपको वहाँ पे सोचना होता है कि इस सिचुएशन में जब कोई चीज़ मेंशन नहीं है, स्टूडेंट सेंट्रिक टीचर सेंट्रिक मेंशन नहीं है, तो एक आइडियल सिचुएशन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्सिंग विद द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स इज टर्म्ड एज। भूत प्रेतों से बात करना या फिर पूर्वजों से बात करना, इस तरीके के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है आपका डी, दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इसको बोला जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाइनीज कल्चरल रिवोल्यूशन लीडर माओ जेडोंग यूज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टॉक टू द मासेस इज नोन एज। माओ जेडोंग ने कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड यूज किया था और उसको क्या बोला था, कौन सा टाइप बोला था उसको। तो राइट आंसर है आपका बी, दैट इज मास लाइन कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म DAVP स्टैंड्स फॉर। DAVP का फुल फॉर्म क्या है। अब ये जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मैं बोल रही थी जो कि आपका आ सकता है, जो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। अब ये लक पे भी डिपेंड करता है कि वो आपका इजी क्वेश्चन आए या टफ क्वेश्चन आए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मास कम्युनिकेशन पे जो बेस्ड होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ओके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है, आपको बताना है DAVP का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर आपका है डी, दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको राइट आंसर आपका डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटो ब्लीडिंग मीन्स। फोटो ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है आपका फोटो कटिंग, ऑप्शन बी है फोटो क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है फोटो प्लेसमेंट, एंड ऑप्शन डी है आपका फोटो कलर एडजस्टमेंट। तो राइट आंसर है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ फोटो ब्लीडिंग की बात करिए, ब्लीडिंग कुछ कलर से रिलेटेड लग रहा है। तो राइट आंसर आपका होगा फोटो कलर एडजस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मास कम्युनिकेशन सेलेक्टिव परसेप्शन इज डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर्स। जो सेलेक्टिव परसेप्शन होता है वो रिसीवर के किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है रिसीवर के रिसेप्टिविटी पे, जिसको हम अशुग्राही
मेधाविता भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डेटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इंडिविजुअल्स। अब देखिए, जब भी हम कॉग्निटिव डेटा को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, अब कॉग्निटिव डेटा क्या है? कॉग्निटिव डेटा का मतलब हुआ कि किसी चीज़ की इंटेलेक्चुअल डेटा कि जो हम सोचते हैं उसको जब हम ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। अब आप जो सोचते हैं, जो आपके आइडियाज़ है, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपकी थिंकिंग है, तो जब आप उनको प्रोसेस करते हो और उनको आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है? ऑफकोर्स उसको कोड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी, क्योंकि उस बात को कितने अच्छे से आप कोड करते हो यही आपकी डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब किस तरीके से ट्रांसमिट करोगे। तो राइट आंसर होगा आपका ए, दैट इज कोडिंग एबिलिटी। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस थे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और आपका यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जो कि कम्युनिकेशन का था। तो कोई भी अगर क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ऐसे ही शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा एंड अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा, उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।